हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के वो क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम 2007 और 2008 में आए थे। हमारे ये डिस्कशन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए फ़ायदेमंद तो होगा ही होगा, और जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आपको ये डिस्कशन काफ़ी काम आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल काफ़ी ईजी है दोस्तों। ये पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मोहम्मद हिदायतुल्ला, फ़खरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। इन चारों में से किन लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी संभाली है हमारे भारत गणराज्य में? तो आपको बताना है। तो देखिए, इनमें से जो हिदायतुल्ला साहब हैं उन्होंने संभाली है ये पद, और जो शंकर दयाल शर्मा हैं इन्होंने भी वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट संभाला है। हिदायतुल्ला साहब देखिए ये थे हमारे छठे वाइस प्रेसिडेंट। कब से कब तक थे? ये थे 1979 से 1984 तक। उसके बाद जो शंकर दयाल शर्मा थे वो कब से कब तक थे? ये हमारे 8वें उपराष्ट्रपति थे। ये थे 1987 से 1992 तक। तो मेरा आंसर क्या हुआ दोस्तों? मेरा आंसर हुआ बी। बाकी जो नीलम संजीव रेड्डी जी थे ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद ये भी हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति नहीं थे। बाकी कौन कौन है? हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हम लोग भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं आपको ये बताना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बाद जो बने वो थे जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकटगिरी थे, उसके बाद फिर गोपाल स्वरूप पाठक जी बने, फिर बीडी जत्ती बने, फिर बने हिदायतुल्ला साहब, फिर बने वेंकटरमन, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, कृष्णकांत, और जो शेखावत साहब थे उसके बाद बने बी.एस. शेखावत जी, फिर उसके बाद हमारे बने हामिद अंसारी। तो मेरा आंसर क्या है दोस्तों? मेरा आंसर है बी। चूंकि यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात हो रही है तो मैंने क्वेश्चन दिया था कि हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो मैंने बता ही दिया है, फिर भी अगर आपको मन है तो बता सकते हैं नीचे। अगला है व्हेन वेयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पर लोकसभा में जो लोग आते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं। तो आपको बताना है कि जो पहला आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? 1920 में, 1952 में, 1962 में, या 1947 में? कब हुआ था आपको ये बताना है। उस समय जब भारत का पहला चुनाव हुआ था, पहला आम चुनाव हुआ था, उस समय जो इलेक्शन कमीशन है उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? उस समय हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था आपको ये बताना है। अगला सवाल, जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसी बॉडी है? इसको मैंने पहले पूछा था, आपको भी पूछ रहा हूँ। बताइए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, या ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। चौथा सवाल, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ए. मोहिनी गिरी, इंदिरा गांधी, लक्ष्मी सहगल, प्रतिभा पाटिल। पांचवा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स वाज द फर्स्ट टू हैव बीन असैसिनेटेड? जिनकी हत्या हुई वो कौन से पहले प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दे सकते हैं आसानी से। हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारे संविधान ने आर्टिकल 368 के अंतर्गत हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो संसद है, उसको हमारे संविधान को अमेंड करने की पावर दी है और उसमें उसकी प्रोसीजर बताई है। तो उसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स सीक्स that the size of council of ministers at the center and in a state must not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha and total number of members of the legislative assembly of the state। देखिए, ये है हमारा पार्लियामेंट, ये है किसी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मान लेते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में है 100 लोग, हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में है 100 लोग। 100 लोग है नहीं, मतलब मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो दोस्तों हमारे संविधान में प्रोविज़न ये है कि लोकसभा का जितना स्ट्रेंथ होगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, उसका केवल 15% ही, मैक्सिमम 15% ही लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ सकते हैं। मतलब कि अगर लोकसभा का स्ट्रेंथ 100 है, लोकसभा का स्ट्रेंथ अगर 100 है तो 100 में से मैक्सिमम 15 लोग ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ सकते हैं। ये प्रोविज़न क्यों लाया गया था? देखिए,
हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ नेताजी काफ़ी काम करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम मंत्री पद पर बैठें। तो जैसे ही चुनाव होता था, लोग पोस्ट पाने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते थे। तो जो दल हैं वो अपने मेंबर्स को, अपने पार्टी के मेंबर को संतुष्ट करने के लिए वो जो कैबिनेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें वो पोस्ट देते थे। इस कारण से जो मंत्री हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ने लगी, सरकार पर काफ़ी बोझ पड़ने लगा। इस कारण से हमारे संविधान को अमेंड किया गया था और उसमें नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको लिमिट किया गया था 15% तक। वो तो आपको बताना है कि ये किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था। सेम प्रोविज़न हमारे जो स्टेट की जो असेंबली है वहाँ भी है। अगर उसकी स्ट्रेंथ 100 है तो 100 में से केवल मैक्सिमम कह रहा हूँ, 15 से कम भी हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 15 लोग ही स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ सकते हैं। तो ये दोस्तों ये चेंज किया गया था हमारे संविधान के 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ए है आंसर। देखिए जब भी मैं आपको ऐसे ऑप्शंस दूं तो इसमें देखिए 91 है, 93, 95, 97। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने ब्राउज़र में एक नया टैब खोल करके 93rd, 95 एंड 97th अमेंडमेंट को भी एक हल्की नज़र से देख लीजिए, आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप किताब में इसको पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप पढ़ तो लेंगे, मगर आपको वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद नहीं रह पाएंगे। वैसे लक्ष्मीकांत के पीछे ये सब अमेंडमेंट दिए हुए हैं, आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके अंतर्गत जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। देखिए इसी के अंतर्गत इसे अमेंडमेंट में यह भी कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, ये प्रोविजन स्टेट के लिए है और ये प्रोविजन हमारे केंद्र के लिए है, पार्लियामेंट के लिए है। इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15%। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पिछली बार आ चुका है, अभी हमने देखा। तो देखिए ये क्वेश्चन आया था हमारे 2007 में, सेम क्वेश्चन शायद 2015 या 16 में भी आया है। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो मैं कहता हूँ इसको आप जो स्लाइड्स है उसको आप पढ़ते रहिए, आपको आगे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। मगर हाँ, इसमें आप ये भी बात कही गई है कि द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 12। समझ रहे हैं, शैल नॉट बी लेस देन 12, मतलब कि 12 से कम नहीं होगा और 15% से ज़्यादा नहीं होगा। समझ रहे हैं, तो ये प्रोविजन है हमारे 91st अमेंडमेंट एक्ट से जो ऐड की गई है। मेरा आंसर है 91 ए। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 2 लाइनें दी गई हैं आपके पास, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। दूसरा है prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of other drugs which are injurious to health, मतलब कि शराबबंदी वगैरह। ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा हमारा डीपीएसपी है आपको ये बताना है। तो जो पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारे आर्टिकल 23 में कहा गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत यह कहा गया है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। मतलब कि जो सरकार है, जो पार्लियामेंट है, उसको लॉ बनाने की ताकत दे दी गई। अगर कोई बेगार करवाता है किसी दूसरे आदमी से तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि ये जो बेगार की जो सिस्टम है वो प्रोहिबिट की गई है हमारे संविधान के द्वारा। पनिशमेंट क्या होगा ये हमारे संविधान में नहीं दिया गया है, पनिशमेंट क्या होगा ये दिया गया है, इसको बनाने की जो ताकत है वो हमारे पार्लियामेंट के पास दी गई है। वो एक लॉ बना सकते हैं और जो इज ऑफेंस है उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए मेरा जो पहला है वो तो गलत हो गया, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, ये तो डीपीएसपी है नहीं, है ना। अगला देखिए प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन, ये जो है वो हमारा डीपीएसपी है, ये आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है। मेरा दूसरा लाइन है वो सही है। मेरा आंसर क्या हुआ, मेरा आंसर हुआ 2 बी, 2 ओनली। दोस्तों अब आपको ये बताना है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे संविधान के किस पार्ट में लिखा हुआ है, वो कौन सा पार्ट है जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। दूसरा सवाल, हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो हमारे संविधान के किस पार्ट में दिया गया है, आपको ये बताना है। और हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो किस पार्ट में दिया हुआ है, आपको ये बताना है। नहीं पता, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको चीज़ें याद रहेंगी। इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं, पहले भी आए हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
इस पर मैंने कुछ क्वेश्चन और दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट्स अ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। जब आप लक्ष्मीकांत किताब पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको जो हमारा जो डीपीएसपी है उसको अलग अलग आइडियोलॉजी में डिवाइड किया गया है। ये जो डिवीजन है ये हमारे संविधान में नहीं मिलता, बस इसको हम लोग स्टडी करने के लिए उसको हम लोग अलग अलग रूप में पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें से आपके पास चार ऑप्शन हैं। Securing equitable distribution of material resources of the country to prevent concentration of wealth। दूसरा है promotion of cottage industry। तीसरा है free and compulsory education for all children up to 14 years of age, या सभी। इन चारों में से कौन सा जो प्रिंसिपल है वो हमारे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वेयर अकॉर्डेड एंड ओवरराइडिंग पोजीशन ओवर द फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों इस पर आगे कोई सवाल आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों हमारे डीपीएसपी को ऐसा पोजीशन दिया गया। ये पोजीशन उसे किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया था? क्या वो हमारे संविधान के द्वारा सीधा दिया गया था? क्या वो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया था? क्या वो 44th अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था? या वो 25th अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था? इस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कभी आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया यूपीएससी में तो। अगला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स अ स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट? 3rd, 5th, 7th, 9th। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 5th शेड्यूल में ये सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं। जो हमारे जो शेड्यूल एरिया है उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। मेरा आंसर है बी। अगर इसमें ई ऑप्शन होता और आपको कहता कि 6th शेड्यूल तो आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकता था, आपको कुछ तकलीफें हो सकती थी। देखिए जो 4 राज्य हैं एमटम, AMTM, ए से हो गया असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा या एम से मिजोरम। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ATM, मेरा ATM या कुछ, या आप ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए इन चारों राज्यों में जो शेड्यूल्ड एरिया हैं इनको एडमिनिस्टर किया जाएगा 6th शेड्यूल के अंतर्गत, ठीक है। और जो बाकी एरिया बच गए, इन चारों राज्यों के जो शेड्यूल एरिया हैं उनके अलावा जो बाकी जो स्टेट के जो शेड्यूल एरिया हैं वो बच गए, उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा 5th शेड्यूल के अंतर्गत। 5th शेड्यूल रिलेट्स टू द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया इन स्टेट्स अदर देन त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड मिजोरम। तो बाकी होगा 5th से, और बाकी जो 4 हैं वो हो गए 6th शेड्यूल से। आपको दोस्तों कुछ हो सकता है कंफ्यूजन, तो अब याद रखिए। देखिए 6th क्या है? 6 एक इवन नंबर है ना। 4 क्या है? 4 भी एक इवन नंबर है। इसलिए मैं ऐसे याद रखता हूं कि जो 4 राज्य हैं उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा 6th शेड्यूल के अंतर्गत, और जो बाकी बच गए वो किया जाएगा 5th शेड्यूल के अंतर्गत। 4-6 से क्यों मिला? क्योंकि दोनों इवन नंबर है। अगला सवाल देखिए, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेजेस वेर एडेड टू द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इस 8th शेड्यूल में हमारे जो लैंग्वेज है वो लिस्ट किए गए हैं। कौन सा था वो? 19th अमेंडमेंट, 91st, 92nd, 93rd। कितना क्लोज है देखिए। तो देखिए जो 92nd अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंतर्गत जो 4 लैंग्वेज थे, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी, इन चारों को हमारे 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है सी। जो हमारा ओरिजिनल संविधान था उसमें केवल शुरू में 14 लैंग्वेजेस ही थे। उसके अलावा जो 21st अमेंडमेंट आया उसके अंतर्गत सिंधी को ऐड किया गया, 71st के अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी ऐड किया गया। तो देखिए अगर कोई क्वेश्चन आता है भविष्य में कि इनमें से कौन कौन से लैंग्वेजेस हमारे 8th शेड्यूल में हैं और आपको कोई ऑप्शन दिया रहे नेपाली, मणिपुरी टाइप का, तो नेपाली देखकर आप सोचेंगे कि ये तो लैंग्वेज जो है नेपाल की है, हमारे यहाँ क्यों हो सकता है? मगर नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे संविधान के 8th शेड्यूल में ऐड किया गया है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए आप जो सवाल है वो गलत नहीं करना। मेरा आंसर है सी। अगला सवाल देखते हैं। Who was the speaker of फर्स्ट लोकसभा? कौन थे? हुकुम सिंह, जीवी मावलंकर, इनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, के मुंशी, UN धेबार। कौन थे वो? तो दोस्तों हमारे फर्स्ट लोकसभा के जो स्पीकर थे वो थे हमारे जीवी मावलंकर, 1952 से 1956 तक। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है बी। ये देखते हैं। एसेशनिज्म क्वेश्चन है दोस्तों। सेशन कह रहा है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज
कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बोथ टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। सही है क्या दोस्तों? ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है, ये किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे फाउंडेशन, सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे कि हमारा देश डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो आपको कैसे पता कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है? तो आपको ये बताना है कि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो हमारे लेजिस्लेचर से आते हैं, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो हमारे लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा लोकसभा के प्रति, मैंने राज्यसभा का नाम नहीं लिया। तो ये जो पहला सेशन है वो गलत है। हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केवल लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, राज्यसभा के प्रति नहीं है। मेरा पहला जो है वो गलत हो गया। जब भी मेरा एसेशन या रीजन में से कोई भी एक स्टेटमेंट गलत होता है तो मुझे खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ए और बी को देखना भी नहीं पड़ेगा। ए और बी सबसे क्लोज ऑप्शंस होते हैं। मेरा ए गलत है तो मैंने प्रेम से चुना डी, क्योंकि केवल इसी में ए इज फॉल्स लिखा हुआ है। हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो केवल राज्यसभा के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है। कैसे पता? कहाँ लिखा हुआ है ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। दोस्तों देखिए, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 75 है, 75 नंबर आर्टिकल, उसमें यह कहता है कि जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ध्यान दीजिए, हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे हमारे राष्ट्रपति, और बाकी जो मिनिस्टर हैं उनकी भी नियुक्ति करेंगे हमारे राष्ट्रपति, मगर ऑन द एडवाइस ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। समझे? तो आपको इसमें एक बात और कही गई है। अभी मैंने जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर हैं वो 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये भी बात हमारे अपने संविधान में लिखी गई है। ये हमारे 75 जो आर्टिकल है उसका पहला क्लाउज का ए, इसमें ये बात लिखी गई है, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15%। ठीक है। इसी आर्टिकल का जो दूसरा क्लॉज है वो ये कहता है कि मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। समझ रहे हैं? तो जो प्रेसिडेंट अगर चाहेगा तो मंत्री जी रहेंगे, प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा तो मंत्री जी नहीं रहेंगे। मंत्री हमारे जो राष्ट्रपति हैं इनको एडवाइस कौन देगा? इनको एडवाइस देगा हमारे प्रधानमंत्री जी। वो कहेंगे कि हम इस मंत्री जी को हम रखना नहीं चाहते, इसको आप हटा सकते हैं। वो मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे या खुद उनको हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो देखिए 75 का थर्ड क्लाउज ये क्या कहता है? ये कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। यहाँ पर केवल लोकसभा का जिक्र है, यहाँ पर राज्यसभा का जिक्र नहीं है। तो ये जो प्रोविजन है वो हमारे संविधान में सीधा लिखा गया है। इस आर्टिकल 75 के कुछ और प्रोविजन मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात बतानी है कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है आपको ये बताना है। कौन करवाता है? हमारे प्रेसिडेंट, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन कराता है आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आपको कही गई हैं दो बातें, आपको पहचानना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ध्यान दीजिए, आपको पहचानना है कौन सा सही है। द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, इस कमेटी का जो चेयरमैन है उसको हमारे स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मेरा पहला स्टेटमेंट सही है। तो जब भी मैं ऐसी लाइन पढ़ूं तो आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन उठना चाहिए कि जब कमेटी का जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट करता है हमारा स्पीकर, तो आखिर इस स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है? आपको अगर पता है तो हमें बताइए, वरना मैं इसको आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। दूसरा लाइन देखते हैं। द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स कंप्राइजेज मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड अ फ्यू एमिनेंट पीपल ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। सही है क्या दोस्तों? लोकसभा के लोग तो होते हैं, राज्यसभा के लोग भी होते हैं, मगर जो इंडस्ट्री से जो लोग हैं वो नहीं होते। मेरा दूसरा लाइन गलत हो गया। मेरा पहला ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी में होते हैं 22 मेंबर, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। पिछले यूपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है कि हमारा जो ऐसी जो कमेटी होती हैं उनमें से सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप वाला जो कमेटी है वो कौन सा है। तो बाकी जो कमेटी है उनमें कितने कितने लोग हैं वो आप देख लीजिए। लक्ष्मीकांत में चीज़ें दी हुई हैं। दीज मेंबर्स, ये जो 22 मेंबर हैं, दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर। इनका जो टर्म होता है वो 1 साल का होता है, मतलब कि जो चुनाएगा इस साल वो अगले साल रिजाइन करेगा, उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति इस कमेटी में आएगा। ये जो इलेक्शन होगा वो होगा ऑन द
ये जो होगा वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो वोटिंग सिस्टम है ये आपको एक्सप्लेन की गई है, जो इंडिया वाली किताब है ना, हमारे 11th की एक एनसीईआरटी है कंस्टिट्यूशन वाली, उसमें ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी से दी गई हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, जो कि जो मेरा पहला लाइन है जो कि सही है। अब इस कमेटी का फंक्शन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने इस कमेटी का जो 2 मेन फंक्शन है उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। इन दोनों के अलावा इस कमेटी के और भी फंक्शन हैं। इनमें से पहला है टू एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। हमारा जो कैग है उसके जो रिपोर्ट है उसको वो एग्जामिन करेगा। कैग हमारे राष्ट्रपति को हर साल 3 रिपोर्ट पेश करता है। कौन कौन सी 3 रिपोर्ट? ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑन फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये रिपोर्ट कैग ने ये रिपोर्ट दी हमारे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने ये रिपोर्ट पेश करी हमारे पार्लियामेंट के सामने। ठीक है, ध्यान दीजिए, पार्लियामेंट के सामने पेश करी, लोकसभा के सामने, राज्यसभा के सामने नहीं। जब मैं कहूँ पार्लियामेंट के सामने पेश करी मतलब कि वो दोनों सदनों में पेश करी। ठीक है, तो हमने समझा। अब देखिए, एग्जामिन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो हमारा ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी एग्जामिन करता है, नॉट ओनली फ्रॉम लीगल एंड फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल का मतलब ये हुआ कि क्या वो एक्सपेंडिचर जो अलाउड पर्सन है क्या उसी ने किया है, मतलब कि क्या किसी फर्जी लोगों ने तो नहीं कर दिया वो एक्सपेंडिचर, ये उसको वो एग्जामिन करेगा, उसको वो ऑडिट करेगा। अगला क्या है, वो उस एक्सपेंडिचर को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी, प्रूडेंस, विजडम एंड प्रोपराइटी के बेसिस पर भी उसको एवेल्युएट करेगा टू ब्रिंग आउट द केसेस ऑफ वेस्ट, लॉस, करप्शन, एक्स्ट्रावेगेंस, इनएफिशिएंसी एंड नेगेटरी एक्सपेंसेस। ये सब फंक्शन है, इनको आप ये जो मेन 2 हैं इसको आप याद रखिए, बाकी जो फंक्शन है वो छोटे छोटे फंक्शन है उसको आप पढ़ सकते हैं बुक से। तो आपको अब ये बताना है कि हमारा जो एस्टिमेट कमेटी है उसमें कितने मेंबर्स हैं, हमारी जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है उसमें कितने मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स क्या लोकसभा राज्यसभा दोनों से आते हैं, आपको ये भी बताना है। अगला सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, क्या प्रोवाइड करता है, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 450 मेंबर्स चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। 450 नहीं दोस्तों, 500 मेंबर्स, 500 से ज़्यादा मेंबर्स किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं हो सकते। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 170 में साफ कहा गया है। किसी भी स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते और 60 से कम मेंबर नहीं हो सकते। ध्यान दीजिए, 60 से 500 के बीच में मेंबर्स होने चाहिए। ये जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा आएंगे चुन करके फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। तो मेरा पहला तो हो गया गलत। अब देखिए, अ पर्सन shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislative assembly of a state if he or she is less than 25 years of age। देखिए, जो हमारे जो स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, उसमें नियुक्ति के लिए आपकी कम से कम उम्र 25 होनी चाहिए। सही है क्या दोस्तों? जी हाँ, आपकी उम्र कम से कम 25 तो होनी ही चाहिए। मेरा जो दूसरा है वो सही है। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है बी। आप जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में पढ़ें तो उसका एज कितना है, उसकी नियुक्ति की एज, उसकी रिटायरमेंट की एज, वो सब देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप पढ़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में तो इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए देखिए, ये इलेक्शन कमिश्नर कब रिटायर होगा उसको आप देख लीजिए। उसके रिटायर होने की जो कंडीशन है वो क्या है, उसका जो एज कितना होगा मैक्सिमम, वो क्या है आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज की मैक्सिमम एज कितनी है वो देख लीजिए। हाई कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज कितनी है आप वो भी देख लीजिए। ध्यान दीजिए, दोनों जजेस के, दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों जजेस के जो मैक्सिमम एज है वो अलग अलग हैं। आप इस चक्कर में ना फंसें, इसको आप एक बार देख लें ताकि आपको एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, ये एज वाला जो सिस्टम है यहाँ पर लिखा गया है, आर्टिकल 73 के अंतर्गत ये बताया गया है कि हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमारा जो विधानसभा है, उसके लिए आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 25 ईयर्स, 25 साल। और अगर देखिए ध्यान से, विधान सभा
कितनी होनी चाहिए? 25 साल। मगर अगर आप विधान परिषद के मेंबर बनना चाहते हैं तो कितना होना चाहिए दोस्तों? विधान परिषद के लिए आपको चाहिए होगी 30 साल की उम्र, कम से कम 30 साल तो होनी ही चाहिए। तो ऐसा क्यों? विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30, हम लोग को क्यों परेशान करते हैं इस तरह ये सब चीज़ें रटने के लिए? पता नहीं क्या कारण है, आप मुझे बताइए। हम लोग देखते हैं अगला सवाल। Consider the following statements. The mode of removal of a judge of a high court in India is same as that of removal of judges of Supreme Court. मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और जो हाई कोर्ट के जज हैं, दोनों को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो सेम है। सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये सही है। दोनों को रिमूव करने का प्रोसीजर सेम है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस अ परमानेंट जज ऑफ ए हाई कोर्ट cannot plead or act in any court or before any authority in India। सही क्या दोस्तों? वो केवल जो सुप्रीम कोर्ट है और जो दूसरे हाई कोर्ट हैं, केवल इन्हीं में प्लीड कर सकता है और एक्ट कर सकता है। इन दोनों के अलावा वो किसी और जगह प्लीड नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान में सीधा लिखा गया है आर्टिकल 220 में। No person who has held the office of a permanent judge of a high court shall plead or act in any court or before any authority of India except the Supreme Court and the High Courts। तो दोस्तों ये जो लाइन है except the Supreme Court and the High Court, वो यहाँ पर एलिमिनेट कर दी गई है। अगर यहाँ पर लिखी होती वो लाइन तो ये स्टेटमेंट सही होता, नहीं लिखी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है ए ओनली। तो देखिए, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो कैसे रिमूव होते हैं? उनके रिमूव होने का केवल 2 ही ग्राउंड है। वो कौन कौन से ग्राउंड हैं? पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, दूसरा क्या है? इनकैपेसिटी। केवल इन्हीं 2 ग्राउंड पर इन जजेस को रिमूव किया जा सकता है और कोई तीसरा ग्राउंड नहीं है। हमारे जजेस को कौन रिमूव करेगा? हमारे जजेस को रिमूव करेगा हमारा प्रेसिडेंट। ध्यान दीजिए, प्रेसिडेंट रिमूव करता है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को। कब करेगा? ऐसे देखिए, ये अपने मन पर नहीं कर देगा। पार्लियामेंट से एक एड्रेस आएगा प्रेसिडेंट के पास कि जी हाँ, हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है विथ अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों सभाओं में एक रेजोल्यूशन पास होगा विथ अ स्पेशल मेजॉरिटी कि हाँ, ये जो जज है इसको रिमूव किया जाना चाहिए। इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद ये जो एड्रेस है वो जाकर प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इस एड्रेस को कंसिडर करेंगे और उस जज को रिमूव कर देंगे। ये होता है प्रोसेस। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है दोस्तों? एग्जाम में ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, आपसे कोई हाई फाई सवाल नहीं पूछेगा। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, ये सब आपको आराम से पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए ओनली। स्पेशल मेजॉरिटी वो होती है जहाँ पर जो हाउस है उसकी टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब जो उसकी जो टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। मतलब कि अगर हाउस में है 100 व्यक्ति तो उस हाउस का टोटल मेंबरशिप क्या हुआ? उस हाउस का टोटल मेंबरशिप हुआ 100। 100 की मेजॉरिटी कितनी हुई? 100 की मेजॉरिटी हुई 51, है ना? 51 तो वोट मिलने ही चाहिए, प्लस जो लोग वहां पर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनकी भी मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नेशन वाइड स्कीम ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट्स NCLP इज रन बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसको किया जा रहा है क्या दोस्तों? ये जो NCLP का प्रोजेक्ट था वो किया जा रहा था इम्प्लीमेंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। मेरा पहला लाइन हो गया गलत। दूसरा देखिए, गुरुपद स्वामी कमेटी डेल्थ विद द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर। जी हाँ, इस कमेटी ने चाइल्ड लेबर पे इशू पर ध्यान दिया था। मेरा दूसरा लाइन सही है। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है 2 ओनली, बी मेरा आंसर है। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देखिए, जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा ये तीनों को संभालता है। इन तीनों एरिया का जो जुरिस्डिक्शन है वो इस चंडीगढ़ हाई कोर्ट के पास है। दोस्तों, इस चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अलावा 2 और हाई कोर्ट हैं जो मोर देन 1 एरिया को संभालते हैं। जैसे देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र और गोवा दोनों को संभालता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल ये सब को संभालता है। और जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वो पंजाब एंड हरियाणा को संभालता है। तो कितने हाई कोर्ट हुए 3 हाई कोर्ट, जो कि एक से ज़्यादा एरिया के जुरिस्डिक्शन जिनके पास है। मेरा आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। दोस्तों हमारे यहाँ 3 तरह की इमरजेंसी हैं, कौन कौन? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखिए ये बात हो रही है हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी की, जो कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। इसके बारे में आपको दी गई है 2 बातें। पहला है प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड शैल सीज टू ऑपरेट। ये जो इमरजेंसी होगी वो खत्म हो जाएगी एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स। अगर देखिए अगर हमारे राष्ट्रपति इस इमरजेंसी को लागू करते हैं तो इस इमरजेंसी को हमारे संसद के दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा एंड राज्यसभा के द्वारा अप्रूव किया जाना होगा। अगर हमारे पार्लियामेंट के सदनों ने इस इमरजेंसी को अप्रूव नहीं किया 2 महीने के अंदर, तो ये जो इमरजेंसी होगी वो सीज टू ऑपरेट हो जाएगी, मतलब कि ये खत्म हो जाएगी, ऑपरेट अब नहीं करेगी। तो मेरा जो पहला लाइन है वो सही है। दूसरा लाइन देखिए। अच्छा यहाँ पर एक बात नोट कीजिए आप कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको लागू कौन करता है? इसको लागू करते हैं हमारे राष्ट्रपति। दूसरा है इफ एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इट इज कॉम्पिटेंट फॉर द प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेज of any class of persons serving in connection with the affairs of union but excluding the judges of Supreme Court and High Court। देखिए फाइनेंशियल जो इमरजेंसी वो लागू कब होगी? फाइनेंशियल इमरजेंसी दोस्तों लागू तब होगी जब हमारे भारत का या किसी भी टेरिटरी का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो खतरे में हो, उसका जो क्रेडिट है वो खतरे में हो, तभी हमारे राष्ट्रपति ये जो इमरजेंसी है वो लागू कर सकते हैं बाय अ प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 360। तो जब भी कोई टेरिटरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसके खतरे में हो तो क्या होगा? हमें जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करना होगा। एक्सपेंडिचर कब कम होगा? जब जो गवर्नमेंट पर्सनल है उनकी सैलरी कम की जाएगी। तो जो दूसरा लाइन है, दूसरे लाइन में ये कह रहा है कि हम सबकी यूनियन वाले की सबकी सैलरी हम कम कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आपके मन में लगेगा कि हाँ हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कम नहीं की जा सकती क्योंकि ये उसके इंडिपेंडेंस पे अफेक्ट करेगा। दोस्तों आप सोच ठीक रहे हैं, मगर ऐसा कोई प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं है। जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस उनकी भी सैलरी को कम कर सकते हैं अगर हमारे देश की कोई टेरिटरी फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर हो। ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को एक्सक्लूड नहीं किया गया है, ये हमारे संविधान में सीधा लिखा गया है। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होंगे उनकी भी सैलरी को आप कम कर सकते हैं, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। कौन करेगा? प्रेसिडेंट जी करेंगे। और जो पहला लाइन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इमरजेंसी सेल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months अनलेस इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे संविधान से सीधा उठ करके आते हैं, उसके जो टेक्स्ट होते हैं वो संविधान से सीधा कॉपी पेस्ट किए हुए रहते हैं। तो आपको लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही है। और एक किताब आती है PM बख्शी की, उसमें हमारे जो संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उनको बहुत अच्छे से दिया गया है और उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस भी दी गई है उस हर पेज के नीचे। तो अगर आप 2018 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लक्ष्मीकांत प्लस PM बख्शी दोनों पढ़िए। ध्यान दीजिए, लक्ष्मीकांत प्लस PM बख्शी, या अगर आप DD बसु पढ़ रहे हैं तो DD बसु प्लस PM बख्शी, आप इन दोनों का ध्यान दीजिए। अगर आप 2017 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अभी आपके पास समय नहीं है, आप केवल लक्ष्मीकांत ही रिवाइज कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1 ओनली, A इसका आंसर है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया UPSC प्रीलिम्स के वो क्वेश्चन जो ईयर 2007 और 2008 में आए थे। उम्मीद है आपने मेरे सवाल का जवाब दिया होगा। आपकी वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।